नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे समाज विज्ञान सोशल साइंस की क्लास रहेगी और ये सोशल साइंस की क्लास नंबर 2 रहने वाली है और इतिहास का आपका चैप्टर चल रहा है आपके एनसीईआरटी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? इस महत्वपूर्ण हम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो कल हमने 30 क्वेश्चंस तक जो है कंप्लीट किया था। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, फ्री में पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 31 से क्लास हम फिर कंटिन्यू करते हैं। और कल ये प्रश्न जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया गया था कि सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था ऐहोल, जूनागढ़, नानाघाट या एरण। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, आप सभी लोगों को कमेंट आया था। 11:30 AM में हमारी सोशल साइंस की क्लास होती है, 11:30 to 12 PM तक, यानी 11:30 बजे सुबह से 12 बजे तक हमारी सोशल साइंस की क्लास रहती है। अगर इस टाइम पे आप नहीं क्लास ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है? तो वह कहलाता है एरण अभिलेख। जी हाँ, सती प्रथा का पहला अभिलेखी जो साक्ष्य है वह 510 ईसा में जो है एरण अभिलेख में मिलता है। और भानगुप्त का एरण स्तंभ शिलालेख है और मध्य प्रदेश के भानगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख को से जो है सती प्रथा के पहले अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं। तो भानगुप्त का जो एरण अभिलेख है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी मगध, गोरखपुर, पुरस्पुर या इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी जो स्थापित की थी वह कहाँ पर की थी? तो वह दोस्तों पुरस्पुर में। जी हाँ, कनिष्क साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और तत्कालीन भारत के गंधार प्रांत के नगर पुरस्पुर में थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? सफेद छींटदार, संगमरमर, लाल बलुआ या काले चमकीली? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। तो वह कहलाता है आपका लाल बलुआ पत्थर की बात करेंगे। मथुरा की जो मूर्तिकला है दोस्तों, यह सलेटी रंग की मात देवियों की मिट्टी की प्राचीन मूर्तियों के लिए मथुरा की पुरातात्विक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लाल बलुआ मिट्टी की बात करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर या इनमें से कोई नहीं। तो चोल शासकों की आय का मुख्य साधन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है भूमि कर, यानी भू राजस्व की बात करेंगे। भू राजस्व और व्यापार कर आय के मुख्य स्रोत थे चोल वंश के। तो भू राजस्व और व्यापार, तो भूमि कर की बात करेंगे यहाँ पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या विग्रहपाल? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, सभी बताइए। तो पाल वंश की जो स्थापना है किसने की थी? गोपाल ने की थी। जो राज पहले सम्राट भी थे, इन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और मगध अर्थात बिहार को भी अपने नियंत्रण में लिया था। बिहार के ओदंतीपुर में मठ की स्थापना गोपाल ने ही की थी और धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट बनाया गया था।
चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत जो है मंडल भेजे थे, वह आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा कुलोत्तुंग। किसकी बात करेंगे? कुलोत्तुंग की बात करेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, आई होप। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं पूछी गई हैं। जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं, बौद्ध गुफाएं। एलोरा की गुफाएं हैं तो नीचे आपसे कूट वाला ऑप्शन दिया गया है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या ये सभी हैं। तो एलोरा की गुफाएं पूछा जा रहा है। तो एलोरा की गुफाएं जैन गुफाएं भी हैं, हिंदू गुफाएं भी हैं, बौद्ध गुफाएं भी हैं। और इनका एलोरा का मूल जो नाम है वह आपका कौन सा है? तो वेरुल। एलोरा का जो मूल नाम कहलाता है वह वेरुल है। एक पुरातात्विक स्थल है एलोरा। भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा जो है बनाया गया था। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा है? होयसल, पांड, काकती। नीचे कूट वाला ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे सही होगा सभी लोग बताइए। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वह होयसल भी है, पांड भी है और काकती भी है, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। राष्ट्रकूट वंशज थे वाकाटक, कल्याणी के चालुक, बादामी के चालुक, कांची के पल्लवी। तो राष्ट्रकूट वंशज कौन थे इनमें से? तो बादामी के चालुक की बात करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? चोल, चेर, पांड। कूट दिया गया है केवल फर्स्ट, केवल दो, केवल एक तीन या दो तीन। तो कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चोल। जी हाँ, दक्षिण भारतीय राजपूत निर्माण में कौन संलग्न था? तो चोल की बात करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात करेंगे। ये जैन धर्म के दो समुदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर है आपका, दिगंबर संघ में साधु कैसे रहते थे? नग्न रहते थे
और श्वेतांबर में संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर में श्वेत धारण करते थे वस्त्र और दिगंबर में नग्न रहते थे, जिसे हम नागा बाबा के नाम से अपने होम लैंग्वेज में जानते हैं। तो काफी बार ये पूछा जाता है दोस्तों विभाजित के बारे में, इन दोनों संप्रदायों के। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वह हमारा चंद्रगुप्त है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। पाल प्रतिहार व गहड़वालों में, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में, पाल राष्ट्रकूट व चंदेलों में, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की बात करते हैं। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इनमें 3 महत्वपूर्ण शक्तियां गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर, प्रतिहार दक्कन के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों, बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। वह मामुलक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बलबन। राजत्व सिद्धांत के समान राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम शासक बलबन था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए जिसके द्वारा मारा गया? जयचंद, पृथ्वीराज, मलिको, खोखरो। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा? गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी को मारा गया उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई, ये दोनों ने अपनी दुर्गत को बचाने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने नेत्रहीन होने के बावजूद भी तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार दिया। इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें बातें भी की गई थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब 4 बांस और 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर तख्त पर बैठा है, ऐसा मेरा परिमाण या नाप है, तो उसने मारने से चूक मत करो पृथ्वीराज चौहान, ये कहा गया था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? प्रतिहार शासक की बात करेंगे। तो मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल, ये तीनों प्रतिहार शासक थे, लेकिन राज सिम्बाब का प्रतिहार शासक नहीं था। तो प्रतिहार शासक कौन कौन थे? अगर एग्जाम में प्रश्न आता है, मंदौर के प्रतिहार, मिहिर भोज, महेंद्र पाल की भी नाम आता है, नागभट्ट द्वितीय का नाम आता है, नागभट्ट प्रथम का भी आता है, वत्सराज का आता है और कक्कुक का भी नाम आता है, लेकिन आपके राज संबिया का नाम नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिजली की विजयों को तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ और तेलंगाना। यानी अलाउद्दीन खिजली की जो विजय है उसने किस किस पर पहले विजय की वो हमें तिथि बताना है। और नीचे जो है ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा, पहले होगा गुजरात, इसके बाद रणथंभौर, इसके बाद चित्तौड़, इसके बाद तेलंगाना।
यानी पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे रणथंभौर, तीसरे नंबर पे चित्तौड़ और चौथे नंबर पर तेलंगाना। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी ऑप्शन दिया गया है 2, 1, 3, 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत या अद्वैत वेदांत की बात करते। तो अद्वैत सिद्धांत की बात करते। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। तो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट जो है कृष्ण प्रथम ने बनाया था और इनका जो निर्माण हुआ था वह 600 से लेके 1000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। 600 से लेके 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो कृष्ण प्रथम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? धंगदेव, विद्याधर, ननुक या इनमें से कोई नहीं। तो किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विद्याधर। जी हाँ, विद्याधर जो है मध्य भारत के चंदेल के राजा थे। इन्होंने जेजाक भुक्त क्षेत्र, वर्तमान जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में इन्होंने शासन किया। तो विद्याधर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिजली, मुबारक शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह एकमात्र सुल्तान जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था और वह था मुबारक शाह तुगलक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में। दारुल हरब कौन था दोस्तों? जी, दारुल हरब था हिंदू राज्य क्षेत्र, मुस्लिम, अरब या तुर्क राज्य क्षेत्र। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? वह हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों दारुल हरब की अगर बात करें तो ऐसे देश अथवा स्थान जहां आपका शरीयत विधि नहीं चलती हो, जहां अन्य आस्थाओं वाले अथवा अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का बहुमत हो, अर्थात आ इस्लामी देश, तो वह कहलाता है हिंदू राज्य क्षेत्र। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? गुलाम वंश, खिजली वंश, आपके तुगलक वंश, लोदी वंश की बात करेंगे। 4 वंशज आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जिस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन किया था वह राजवंश कौन सा है? तो वह कहलाता है तुगलक वंश। जी हाँ, तुगलक वंश जो है 1451 से 1526 तक यानी टोटल 75 वर्षों तक जो है शासन किया था। तो सबसे लंबी अवधि तुगलक वंश की बात करें। अगला प्रश्न है, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिजली या रजिया सुल्तान। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक जो सांप्रदायिक विवाद जिसके काल में हुआ था वह काल कहलाता है आपका अलाउद्दीन खिजली। सी ऑप्शन जो दिया गया है
वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अलाउद्दीन खिजली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सल्तनत काल के दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था। नसीरुद्दीन खिजली, मुबारक खिजली, रेहान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत काल के दिल्ली राजगद्दी में बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम, तो हम किसकी बात करेंगे? नसीरुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत के किस सल्तनत कालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिजली, इल्तुतमिश, बलबन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है भारत के इल्तुतमिश सल्तनत कालीन के शासक में इक्ता व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। तो इल्तुतमिश बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिजली ने कौन सा कर नहीं लगाया? खराज, घरी, किस्मत ए खेती, चराई। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा वो होगा खराज, घरी और चराई। ये तीनों अलाउद्दीन खिजली ने कर लगाया था, लेकिन किस्मत ए खेती कर नहीं लगाया। किस्मत ए खेती कर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूंगा। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? गुजरात, मालवा, सिंध, लाहौर। तो बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो बहलोल एक अफगान व्यापारियों के परिवार में पैदा हुआ था। बाद में एक प्रसिद्ध योद्धा होकर पंजाब का राज्यपाल बना। तो पंजाब यानी कहाँ की बात करेंगे? लाहौर की बात करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिजली के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था? हिंदुओं को सजा देना, एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, जनता की संतुष्टि हेतु या अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षों की पूर्ति हेतु। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करूंगा। उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों पर शासन किया। शेख अहमद सहिंदी, शेख निजामुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो दिल्ली में 7 सुल्तानों पर जो है शासन देखा जिसने, वह शेख निजामुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था? युद्ध का, व्यापार का, वित्त का या धर्म एवं परमार्थ कार्यों का? तो सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री कौन था? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, व्यापार का मंत्री था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी। इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? उर्दू था, फारसी था, हिंदी था, तुर्की था। तो यहाँ पे टोटल हम जो आपके
तीनों जो सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास का जो चैप्टर है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को लेकर यहाँ पे सीरीज चल रही है, जो पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ नेक्स्ट अगले 11:30 AM पर, अगले पार्ट पर 7 PM में लाइव क्लास होगी बाल विकास पेडागोजी की, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।